नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मित्रों, दोस्तों। आइए तो आज की कक्षा को, आज की चर्चा को, आज की सभा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमने आपको बताया था पिछले कक्षा में मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न हिस्ट्री में या मॉडर्न इंडिया में जो हम लोग पढ़ने का एक जो स्ट्रेटजी जो तय किए हैं वो इस प्रकार की। पहले यूरोप से आई हुई जितना कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों का एक बेसिक परिचय लिए। उस परिचय के बाद हमने फिर एक एक कंपनी को पढ़ना शुरू किया। इसमें पहला पढ़ा पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डेनिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी। उन सबों कंपनियों में मुख्य तौर पर हम दो कंपनी को एक एडवांटेज के रूप में उभरते हुए देख रहे हैं, और वह दो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों आज के इतिहास में देखिए तो यह एक लोकप्रिय बन जाता है एक यूपीएससी स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह दोनों कंपनियां हैं जो अंत तक संघर्ष करेगा, और जब तक संघर्ष करेगा जब तक कि आखिरी अंत रूप से यह निर्णय ना हो जाए कि इस साम्राज्य का शासक मालिक कौन हो। लास्ट तक ये दोनों कंपनियों में संघर्ष चलने वाला है। तो उसी कड़ी में आप देखिएगा कि आंग्ल फ्रेंच वार हुए हैं, और ब्रिटिशर्सों और फ्रेंचों के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध में आखिर अंग्रेज जीत क्यों गए, उन सभी तथ्यों को बता देना है ये। और फ्रेंच हार क्यों गए उन सभी बिंदुओं को गिना देना है। दोनों को आप परोस दिए, उसके बाद आप अपना मत दे दीजिए कि हार तो निश्चित था, ब्रिटिशर्सों का जीत तो निश्चित था। क्योंकि मैं कुछ पॉइंट बता दीजिए कि जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे वो योग्य थे, जो फ्रेंच ऑफिसर्स थे वो योग्य नहीं थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत को महत्व देती थी, जो फ्रेंच थी वो भारत को महत्व नहीं देती थी। ये सारी पॉइंट आप गिना दीजिएगा ना, सामने वालों को इस बात के लिए आश्वस्त हो जाना पड़ेगा कि जो तर्क और तथ्य दिया है यह तर्क और तथ्य बखूबी ही एक मतलब साज में सजाया गया है। इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है। तो आइए आज की सभा को एक नियमित रूप से प्रारंभ करते हैं। हमने देखा पिछले क्लास में क्या कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच यानी फ्रेंच के बीच युद्ध हुआ, और जब आंग्ल फ्रेंच वार हुआ तो इस वार में आखिर ब्रिटिशर्स जीत क्यों गए उन सभी बिंदुओं को गिना देना है। जिसमें पहला क्या है कि फ्रेंच अधिकारी अयोग्य थे। ब्रिटिशर्स जीत क्यों गए, लेकिन ब्रिटिशर्स जीत गए तो फ्रेंच हार भी तो गया, तो इस चीज़ को भी आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि आंग्ल फ्रेंच वार में आखिर ब्रिटिशर्स जीत क्यों गए और फ्रेंच हार क्यों गए, इस बिंदु को समझना है। तो पहला बिंदु तो यही है कि फ्रेंच अधिकारी अयोग्य था। फ्रेंच अधिकारी अयोग्य था मतलब क्या, जैसे आप ब्रिटिशर्सों में क्या देख रहे हैं कि अधिकारी में एक है क्लाइव, उसी प्रकार आप फ्रेंच में क्या देख रहे हैं, डुप्ले। चूँकि डुप्ले एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट और बहुत अच्छा नेतृत्व वाला गवर्नर जनरल था, लेकिन वो एक युद्ध हारा नहीं कि फ्रेंच जो गवर्नमेंट था उसको बुला लिया। उसके जगह पर गुडेहू नाम का एक अधिकारी को भेजा। चूँकि वह योग्य नहीं था इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियन, बहुत सारे लोग पढ़ने के क्रम में उसको गदेहू भी बोल देते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरी बात, फ्रेंच कंपनी की तुलना में ब्रिटिश संसाधन अधिक था, यह भी एक कारण है। उस समय आप देखिए तो जो फ्रेंच कंपनी की तुलना में जो ब्रिटिश संसाधन अधिक था का मतलब क्या, तो कुछ इस प्रकार है कि भारत को विजय करने के क्रम में भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय शासक थे जो अपने आप को यह साबित नहीं कर पाए कि हम भी महत्वाकांक्षा रखते हैं किसी क्षेत्र पर शासक करने के लिए, अतः वह अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो जिस क्षेत्र अधीनस्थ आया अंग्रेजों के अधीनस्थ, वहाँ से अंग्रेजों को ढेर सारी रेवेन्यू राजस्व की प्राप्ति हुई, और उस रेवेन्यू से, उस टैक्सेस से ये जो ब्रिटिश कंपनी थी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था और अपनी जो एम्पायर वाली व्यवस्था था, साम्राज्यवादी व्यवस्था, उसको एज इट इज बनाए रखने में सक्षम हो गया। तो पहला तो ये बिंदु चला गया। दूसरा, फ्रेंच की तुलना में ब्रिटिश नौसेना बेहतर थी। याद रखिए पहले जब पुर्तगाली आया तो पुर्तगाली का नौसेना बहुत बेहतर, बहुत सारे भारतीय
शासकों ने, भारतीय राजाओं ने यह कहा भी है कि अगर हम अंग्रेज़ों को ज़मीन पर से खदेड़ भी दे तो समुद्र तो नहीं सुखा पाएंगे, क्योंकि समुद्र में जो अंग्रेज़ है एक एडवांटेज स्थिति में है और अपने आप को सुपीरियरिटी और पैरामाउंट समझता है। अगर कोई क्षेत्रीय, कोई राजाओं का व्यापारिक जहाज़ अगर उसके जलीय क्षेत्र वाले इलाका में पहुंचता है तो वहाँ से उसको क्या है, परमिशन और लाइसेंस लेनी पड़ती है, तभी उसकी जहाज़ उस वाले क्षेत्र में अपना गतिविधियां कर पाती है। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है कि ब्रिटिश की तुलना में नौसैनिक बेहतर भी अधिक था। आगे देखिए, ब्रिटिश को प्लासी का युद्ध का भी लाभ था। तो ये कौन सी पॉइंट है, हम लोग बात कर रहे हैं आंग्ल फ्रेंच वार में आखिर ब्रिटिश क्यों जीत गया, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट आया क्या कि ब्रिटिश को प्लासी का भी लाभ था। आपको याद ऐसे ही रखना है, अगर ऐसे आप याद रखिएगा तो चीज़ें जो है आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में होता है क्या ना कि आपको बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो समय आपको नहीं मिलेगा कि आप चीज़ों को क्या करें, याद कर कर के लिखें। आप की पॉइंट ले जाइए और की पॉइंट के माध्यम से ही आपको जो सब पॉइंट हैं आपको याद आते रहेंगे। तो आंग्ल फ्रेंच वार में जो ब्रिटिशर्सों को जीत हुई और फ्रेंचों को जो हार हुई, उसमें से एक और प्रमुख कारण है, इन सभी संदर्भों को तो दर्शाएंगे लेकिन एक संदर्भ और डालेंगे कि ब्रिटिश को प्लासी का युद्ध में जो जीत हुआ था उसका भी लाभ हुआ था। प्लासी से जो लाभ प्राप्त हुआ, जो रेवेन्यू टैक्सेस प्राप्त हुए, उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी आने वाले युद्धों में डट कर लड़ने के लिए सक्षम हो गए, जो कि इसके पास संसाधन अधिक थे। एक हिस्टोरियन है, मालसन नाम है, उन्होंने कहा है कि जो प्लासी का युद्ध था वो अंग्रेज़ों के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ उससे अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में अपनी साम्राज्य, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आदि को विकास करने में अत्यधिक रुचि लिया और एक अच्छे पे मास्टर भी थे। तो अपने जो अधीन रखे हुए सैन्य व्यवस्था था, उन सैन्य व्यवस्था को उचित रूप से पेमेंट दिया, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था बना रहा। क्योंकि अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन सही नहीं रहेगा तो आप कभी भी किसी क्षेत्र पर अपना डोमिनेंस, प्रभुत्व स्थापित करने में हमेशा असफल रहेंगे। तो ये चीज़ है जो आपको समझनी है। दूसरा, ब्रिटिश कंपनी स्वायत्ता की कंपनी थी, जबकि फ्रेंच कंपनी क्या थी, एक गवर्नमेंट कंपनी थी। अब इसका मतलब क्या है, ब्रिटिश कंपनी जो थी एक स्वायत्ता मीन्स प्राइवेट कंपनी थी और जो फ्रेंच कंपनी थी वह एक गवर्नमेंट कंपनी थी। अगर बताइए, अगर कोई आंशिक रूप से, तत्कालिक रूप से दोनों के बीच अगर कोई वैसा संकटकालीन युद्ध शुरू हो जाती है तो ऐसे में ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी, उसके पास ये ऑथोरिटी है कि हम किसी भी समय कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंच कंपनी में आप क्या देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन लिखेगा कि महोदय विक्टोरिया, आपसे ये निवेदन है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों वर्सेस फ्रांसियों के बीच युद्ध छिड़ गया है। क्या आपको दुश्मन इतना स्कोप देगा कि आप इतना सोच पाएंगे कि मतलब एक फ्रेंच से क्या आवे, एक सैनिक गुट आवे जो हमें मदद करे, और क्या पानी में जो कि अंग्रेज़ों का प्रभुत्व है वो आपको जहाज़ को आने देगा, डुबो कर वहीं पे मार देगा। इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, समझना है। तो फ्रेंचों ने क्या किया, फ्रेंच एक गवर्नमेंट की कंपनी थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी स्वायत्त कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी। ब्रिटिश कंपनी के तुलना में फ्रेंच भारत को कम महत्व देते थे। यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत को महत्व देते थे, लेकिन ये जो फ्रेंच थे वो भारत को कम महत्व देते थे। आपको मैंने बताया था फ्रेंचों और अंग्रेज़ों के बीच जब संधियाँ हुई थी तो उन संधियों के मध्य जो संधि के बाद अंग्रेज़ों ने जो शर्त रखा कि मद्रास वापस कर दिया जाए, फ्रेंचों ने मद्रास वापस कर दिया और बदले में क्या कहा कि मुझे जो अमेरिका में लुइसबर्ग नाम का जगह है वो दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो कि जो फ्रेंचों का जो ध्यान है वो अमेरिका की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहा। तो ये चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दिया। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। अब चलते हैं, चूँकि अब
अंग्रेज़ों का जो सफाया है वो कहीं ना कहीं अंत दौर पर है। ऐसे में अब जो भारत में जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, वो अपना रुख मोड़ेगी साम्राज्य की निर्माण की ओर। तो ऐसे में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बारे में अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ एक समझ में आना चाहिए कि एक हिस्ट्री के विद्यार्थी को जो बुनियादी बातें पता होना चाहिए वो ये कि सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना तो कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे, इस चीज़ को आपको याद रखना। कब की बात आया तो 1757 से लेकर 1857 के बीच। कहाँ तो कई क्षेत्रीय राजाओं को पराजित करते हुए। कहाँ का मतलब कई क्षेत्रीय राजाओं को, भारत में कई क्षेत्रीय राजा थे जिसको पराजित करते हुए ये अंग्रेजों ने आगे बढ़ा, विशेष तौर पर बंगाल, मराठा और मैसूर। अब कौन, तो जब कौन का प्रश्न आता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रत्यक्ष रूप से पीछे रहकर बहुत तरह के सहूलियत प्रदान किया। जैसे कि आपको किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई मनी सपोर्ट करे, तो पीछे से तो आपको मनी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सामने कौन है, आप हैं, लेकिन फिर भी करवाने वाला कोई और है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सपोर्ट में क्या दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपको एकाधिकार देता हूँ कि आप भारत में जाओ, भारत के किसी क्षेत्र पर आप क्या करो, अधिकार करो। अधिकार करने के संदर्भ में कोई चुनौती आता है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आता है, तो आप हमसे मदद ले लो। तो एकाधिकार दिया। एकाधिकार क्या क्या दिया, तो सेना गठित करने का अधिकार दिया, फिर विजय विलय करने का एकाधिकार दिया। बदले में कहा क्या कि वित्तीय और सैन्य सहयोग की आपको कभी भी जरूरत लगे, आपको अगर भारतीय राजाओं को जीतने के संदर्भ में अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन या तो फिर सैन्य कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप हमसे क्या ले लो, मदद ले लो। बदले में जब आपकी स्थिति अच्छी रहे, आप वहाँ से रेवेन्यू वसूल के मुझे रिटर्न करना। ऐसा कौन शर्तें बजवा रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सैन्य विलय, वित्तीय सहयोग आदि दिया। अब कैसे, तो कैसे के तहत कई तरह के रणनीति था, उस रणनीति के तहत ही इन्होंने भारत को जीता। लेकिन जब भारत को जीतने के लिए ये अपना कदम बढ़ाया, तो आखिर अंग्रेज़ों की वह कौन कौन सी अनुकूलताएं थी, वह कौन कौन सी पॉजिटिविटी थी जिसके कारण अंग्रेज जीत गया, और भारतीयों के प्रति वह कौन कौन सी ये नेगेटिविटी थी जो वो हार गया। तो कुछ भारतीयों को प्रतिकूलताएं रही होगी और कुछ अंग्रेजों की क्या रही होगी, अनुकूलताएं रही होगी। तो प्रतिकूलता अनुकूलताएं अंग्रेजों को क्या थी, तो पहली बात तो यही है कि अंग्रेज एक व्यावसायिक कंपनी थी। अब व्यावसायिक कंपनी का मतलब क्या, मीन्स एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने आई है। तो जब कोई कंपनी व्यापारिक कंपनी है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, अपनी पहली आर्थिक अवस्था को ठीक करेगा। हम किसी क्षेत्र में व्यापार करने गए हैं, वहाँ पे मुझे पता है कि मैं एक व्यापारिक कंपनी हूँ, यदि अगर हम अनावश्यक बढ़त लेते हैं तो हमारा नुकसान होगा और हो सकता है इसी रास्ते हम पतन की ओर भी चले जाएंगे। तो हम अनावश्यक बढ़त नहीं लेंगे, इसलिए ये क्या करेगी कि व्यापारिक कंपनी है तो सबसे पहले अपनी ये आर्थिक अवस्था को गुड करना चाहेगी, पहली बात। दूसरी इसकी और अनुकूलताएं क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी अधिक कुशल थी। सेना अधिक कुशल थी का मतलब क्या था, तो कुशल थी का मतलब तो ये था कि सेना जो था अधिक अनुशासित था, संगठित था, प्रशिक्षित था, ट्रेनिंग था, वेल ट्रेंड था। चीज़ों को युद्धों में कैसे कैसे जीता जाता है उसके पास इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ थे। तो ये चीज़ था। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन बेहतर था। प्रशासन का मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे कैसे था। तो उसमें होता था क्या, एक गवर्नर जनरल होता था, उसके बाद गवर्नर होता था, उसके नीचे आईसीएस होता था, इम्पीरियलिज्म सिविल सर्विसेज जिसको अभी हम लोग बोल देते हैं आईएएस, उस समय का आईसीएस। तो इम्पीरियलिज्म में आईसीएस मतलब क्या, बहुत सारे लोग इसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं। उसको बोलने के पीछे तर्क ये देते हैं कि इंडिया में था तो इंडियन, लेकिन वे लोग अंग्रेज क्या बोलते थे, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब क्या,
साम्राज्यवाद। तो आप साम्राज्यवाद के ना एक सहायक थे। तो इम्पीरियलिज्म में सिविल सर्विसेज, इसके बाद अन्य आते थे जैसे पीसीएस वगैरह, यूपी पीसीएस, बीपीएससी आदि आदि, फिर एसएससी लेवल के, इस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता था। आगे देखिए, भारत में उनकी रणनीति अच्छा थी। रणनीति अच्छा थी का मतलब क्या होता है, तो उस रणनीति के बिंदुओं को आपको जानना बेहद जरूरी है। रणनीति के बिंदुओं को जान लीजिएगा तो आपकी सारी चीज़ों जो है आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन एक और अनुकूलता देख लीजिए, एक दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता भी होता था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता भी तो देती समय समय पर। यह उसके लिए एक पॉजिटिविटी है कि नहीं। एक तो आप भारत में सभी राज्यों को, क्षेत्रीय राज्यों को विलय और अपने साम्राज्य में मिला रहे हैं, तो वहाँ से जो रेवेन्यू आपको कलेक्ट हो रही है वो आपको पास आ रहा है। उसके साथ साथ आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है कि अगर आप किसी क्षेत्र को जीतने के क्रम में आपको आर्थिक सपोर्ट की आवश्यकता है, आर्मी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप क्या करो, हमसे सपोर्ट ले लो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता भी प्रदान थी। आगे देखिए, ब्रिटिश कंपनी आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यह एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है कि वो पॉजिटिविटी की ओर गए। आप देखिए कि पूरे विश्व स्तर पर आज वैश्वीकरण है, और वैश्वीकरण के दौर में वह विश्व का हर देश टेक्नोलॉजीज के मामले में आगे है। हर देश के पास कहीं ना कहीं परमाणु बम जैसे हथियारें अवेलेबल हैं। तो उस समय जो भारत में जो चीज़ें था वो कुछ आधुनिक काल के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन ब्रिटिश जो कंपनी थी वो आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व कर रही थी। आधुनिक काल का हथियार, आधुनिक काल के टेक्नोलॉजी उसके पास थे। जबकि भारतीय शासकों को देखिएगा तो वो मध्यकाल में ही जी रहे थे। आपसी संघर्ष रहता था, क्षेत्रीय बिखराव टकराव होते थे, ये चीज़। तो आप चरणबद्धता में समझ लीजिए कि चरणबद्धता क्या था। तो चरणबद्धता की तरफ यह था कि अंग्रेजों ने यह नीति अपनाया कि एक एक कर को जीतना है। भारत को जीतने के क्रम में वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी एक क्षेत्र पर और फिर एक क्षेत्र पर ऐसे आक्रमण कर रहे हैं, एक एक कर को जीतेंगे। क्योंकि अंग्रेजों को इस बात को भी तो पता है कि अगर भारतीय राजाओं को, भारतीय क्षेत्रीय राजाओं के मन में मेरे प्रति खतरा का घंटा अगर बज गया दिमाग में, तो वो सारे जितना भी क्षेत्रीय राजा हैं एकत्रित होकर हम पर भारी पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझना है। दूसरा, जीतने के क्रम में शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में रखना है, अपने पक्ष में रखना है। दूसरा, भारतीयों के सहयोग से ही भारत को जीतना है। अब भारत की ये लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, भारतीय लोग आराम से उसके सैन्य व्यवस्था में शामिल हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। आगे, मुगल का उपयोग करते हुए जीतना है। तो शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने भी कहा कि मुगल आपका भी प्रभु और मुगल मेरा भी प्रभु, लेकिन आगे आपको पता चलेगा। अब इसके रणनीति के तहत कुछ चरणबद्धता है, तो चरणबद्धता को देखिए आपको समझ में आएगा। चरणबद्धता में क्या है कि मुगल को प्रभु मानेंगे, मुगलों से बराबरी करेंगे, लास्ट में मुगलों को क्या करेंगे, अंत कर देंगे। ये चीज़ थी। लेकिन यहाँ पे कुछ देख लीजिए भारतीयों की दुर्बलताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले भारतीय जो थे वो अंग्रेजों को सकारात्मक पक्ष मैंने आपको बता दिया। अब अंग्रेजों का जो भारतीयों का जो नकारात्मक पक्ष था उसको जान लेते हैं। पहली, राजनीतिक बिखराव, आपसी संघर्ष, राज्यों के अंदर टकराव, सैन्य अकुशलता, प्रशासनिक बिखराव, राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर होना, राष्ट्रवाद की भावना ना होना। अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होता है तो आप कुछ भी कर जाते हो, लेकिन जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद का नाम ही नहीं पता है तो वाद क्या उसको पता रहेगा। तो चीज़ें हैं जो आपको समझ में आया होगा। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।